नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे जो लगातार लेक्चर्स चल रहे हैं वो क्या कहते हैं, ये बता रहे हैं अभी हम लेक्चर्स में आपको कि हम हर सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमारा पहला क्लास भूगोल का होगा, पर्यावरण का हो गया, अर्थव्यवस्था का हो गया, इतिहास का हो गया। पर्यावरण की क्लासेज भी हमारी शुरू हो गई हैं और जितनी क्लासेज हैं अगर उसकी पीडीएफ भी आपको चाहिए तो वो हमारे लिंक में क्या कहते हैं, क्लास के लिंक में नीचे टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया गया। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करिए और क्या कहते हैं वहां पे आप मांग लीजिए, या फिर ऑलरेडी हम क्लास के बाद पीडीएफ को डाल देते हैं जो हमारा पीपीटी होता है, ताकि आप वहां पे नोट्स बना सको। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो है, जैसे अगर हमारी जो क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, हमारी जो क्लासेस हो रही हैं, अगर आप चाहोगे तो हर क्लासेस का अपना पीपीटी है और इस पीपीटी पे आप क्या कहते हैं नोट्स बना सकते हो और हम आपको बता देंगे कि नोट्स कैसे बनाना है। कोई चीज अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो वहां बता दूंगा कि यहाँ पे ये चीजें आप लिंक कर लीजिएगा, अलग से आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि मेरी ही क्लासेस से आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा और उस नोट्स को रिवीजन करने में मुझे लग रहा है कि अगर पर्यावरण के 15 लेक्चर मेरे होंगे तो 15 लेक्चर आप एक दिन में रिवीजन कर सकते हो अच्छे से। और जो चीजें आप इंक्लूड करोगे क्या कहते हैं, वो आपको लगेगा कि हाँ सर ने ये पढ़ाया और हमने यहाँ पे ये ऐड कर दिया है। आगे देखिए, हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में हम किन किन चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में हम पढ़ें क्या। जैसे कि हम शुरुआत में जब क्लास लिए थे तो हमने बता दिया था कि अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं, हम जो है सिर्फ उन चीजों का अध्ययन करेंगे जो करंट में आएगा। लेकिन क्या कहते हैं, करंट के अलावा बेसिक्स से भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और उनको जानना जरूरी है कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं। कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं, वो हम दिखाएंगे आपको कि कौन से बेसिक्स से हैं और कौन से करंट के हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है इकोनॉमी हम आपको कब पढ़ाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इकोनॉमी अभी जस्ट तुरंत पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। जो हमारे 5-6 लेक्चर्स होंगे वो हम आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद जब अपडेशन इसका आएगा, जब आपकी परीक्षा 1 महीने रह जाएगी, 1 महीने के पहले जहां तक यूपीपीसीएस या आयोग जहां तक प्रश्न पूछता है, उसके पहले जैसे ही वो सेशन खत्म होगा वहां पे हम आपको पूरे 15 लेक्चर आपको उठा के 15 से 20 लेक्चर जो भी होंगे दे देंगे। इससे क्या होगा कि आप करंट से पूरी तरह अपडेट हो जाओगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पे गलत लिख उठा है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था होना चाहिए। ये पीपीटी बनाने वालों का फॉल्ट है, ये भेजूंगा तो आप वहां ऐड कर लेना, लिख लेना अपने आप से। पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति एवं समृद्धि एवं विकास पढ़ेंगे। जैसे इसमें क्या करते हैं, आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, इसके अपने कौन कौन से अलग अलग सेगमेंट होते हैं और क्या कहते हैं इकोनॉमी में या मानव जीवन में इनका प्रभाव क्या पड़ता है, इन चीजों का अध्ययन हमें यहाँ करना पड़ेगा। कभी कभी तो मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति से प्रश्न आ जाता है, करापात करा क्या कहते हैं इन सब से प्रश्न आ जाता है। तो इन चीजों को पढ़ने के लिए कराघात करापात जो है सब हर चीजों का अध्ययन हमें टर्मोलॉजी का भी करना पड़ेगा। और आप पिछले साल के पेपर को उठा के देखोगे तो मुद्रास्फीति से या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से बार बार प्रश्न आया हुआ है और ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम यहाँ उन चीजों को हाईलाइट करेंगे या उन चीजों को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होगी। आगे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के सारे सेगमेंट को क्लियर करेंगे और हर बार राष्ट्रीय आय से भी प्रश्न बन रहा है, एक आधा बार गैप कर करके राष्ट्रीय आय के भी प्रश्न वो बार बार बना रहा है और खासकर कभी कभी इसके फार्मूले से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो हमारे साथ एक अध्यापक और जुड़ेंगे जो इसके विशेषज्ञ हैं, वो भी आपको लेक्चर कुछ लेंगे, पढ़ाएंगे और जो करंट की इश्यूज होगी वो हम आपको डिस्कस करेंगे। और क्या कहते हैं, आगे जब थोड़ा सा बढ़ोगे तो कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे, कृषि क्षेत्र में कृषि से संबंधी जो इकोनॉमी समस्याएं हैं उनका अध्ययन करेंगे, आयोग का यहाँ अध्ययन करेंगे। आयोग के साथ साथ जो बैंकें बनाई गई हैं एग्रीकल्चर के लिए, जैसे नाबार्ड वगैरह है, उसका भी अध्ययन हम करेंगे। कृषि क्षेत्र धीरे धीरे डाउन क्यों होता चला गया या इसका प्रसार कैसे होना चाहिए, इन चीजों का भी अध्ययन करेंगे। इससे क्या होगा कि एक क्या कहते हैं दिमाग में आपके चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी कि अगर हम प्रश्न आता है मेंस का भी तो हम कैसे अध्ययन करें। जैसे अगर मान लीजिए इसी में हम आपको प्रश्न बता देंगे कि क्या कहते हैं भारत में कृषि की दशा और दिशा का उल्लेख करिए, या फिर उत्तरोत्तर भारत में कृषि में क्या कहते हैं लगातार गिरावट आई है और सरकार नई नई योजनाओं के माध्यम से कृषि को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ाने का प्रयास कर रही है, मूल्यांकन कीजिए। तो उसमें आपको एग्रीकल्चर से संबंधित योजनाओं का भी मेंशन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं एग्रीकल्चर से संबंधित। सारी योजनाएं इसमें एग्रीकल्चर की आप मेंशन कर दोगे, उसके बाद फिर अपना व्यू रख दोगे, प्रश्न का अंत हो जाएगा, उत्तर उसको अच्छा। औद्योगिक क्षेत्र,
औद्योगिक क्षेत्र में क्या कहते हैं, जो जो इंडस्ट्रियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, इंडस्ट्री के लिए जो सुधार किए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे, इनमें कमांड करने के लिए इनमें कौन कौन सी बैंकें हैं उनका अध्ययन करेंगे, और औद्योगिक क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास क्यों हो रहा है या फिर विकास नहीं हो रहा तो सरकार इसके लिए प्रयास क्या कर रही है, उन चीजों का भी अध्ययन हम यहाँ करेंगे। और औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां हैं जिनसे सीधा प्रश्न पूछ लेता है, तो उनका भी अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सेवा क्षेत्र में परिवहन क्षेत्र हो गया, रोडवेज और बस वाले क्षेत्र हो गए, इन सब क्षेत्रों का, होटल हो गया, इन पे कमांड करने के लिए कौन कौन सी कंपनियां बनी है, कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, इनको कमांड करने के लिए इनका विस्तार हो रहा है या फिर क्या कहते हैं विस्तार नहीं हो रहा है, इनका अध्ययन इन चीजों में करेंगे। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इन चैप्टर को पढ़ना नहीं, चैप्टर से संबंधित समस्याओं को भी पढ़ना, चैप्टर से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको भी पढ़ना यहाँ पे जरूरी है। अगर सेबी और इरडा को हम पढ़ेंगे तो सेबी और इरडा को हम कहाँ पढ़ेंगे, एनबीएफसी को पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा। आर्थिक नियोजन पढ़ेंगे, आर्थिक नियोजन में पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह सारी की सारी आ जाएंगी, जहां से पीसीएस हमेशा प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं से हमें अगर देखा जाए तो साल दर साल हमेशा प्रश्न बन रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय, अंत में जाके जो लास्ट वाली पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनसे प्रश्न बन रहे हैं, और किस पंचवर्षीय योजना में कौन सा सुधार किया गया इनसे प्रश्न बन रहे हैं। तो इन चीजों को भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। गरीबी, गरीबी भी क्या कहते हैं एक बहुत ज्यादा फेवरेट प्रश्न बनता चला जा रहा है। गरीबी का दुष्चक्र, यार गरीबी का जो चक्र होता है उससे प्रश्न बन रहा है, जो बेरोजगारी का चक्र होता है उससे प्रश्न बन रहा है, गरीबी बेरोजगारी क्यों है, इन पे कथन और कारण वाले प्रश्न बन रहे हैं। कैसे प्रश्न बन रहे हैं अभी हम आपको आगे प्रश्न भी बताएंगे, तो ये जो है आप नोट कर लीजिएगा इन चीजों को। और मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग में सारी चीजें, बैंकिंग की जो टर्मोलॉजीज होती है उसका डिस्कशन करेंगे, बैंकिंग से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कई बैंकें हैं उनका भी अध्ययन हम करेंगे। और बैंकों के अलावा मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र होता है, इसका अध्ययन करेंगे। व्यापार चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुद्रास्फीति तो मुझे लग रहा है मैं पहले क्लास में डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि आपको बताने के लिए, अर्थव्यवस्था समझाने के लिए कहीं ना कहीं हमको सबका सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हमने पर्यावरण की क्लासेस बताई आपके दिमाग खोलने के लिए कि हम अध्ययन अर्थव्यवस्था का क्यों करते हैं, ऐसे हम ये भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद से फिर हमारी क्लास शुरू होगी, ताकि आप स्वयं को केंद्र बिंदु में लीजिए कि हम अपने आसपास परिवेश में रहते हैं, तो अर्थव्यवस्था से संबंधित ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए बेहद उपयोगी हैं। हम बैंक का उपयोग करते हैं, पैसे निकालते हैं एटीएम से, तो इसका कमांड कहाँ से होता है। हम अगर अन्न खाते हैं, बीजों को उपयोग करते हैं, तो क्या इसमें भी अर्थव्यवस्था का रोल है कि नहीं। हम कपड़े पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, तो इसमें भी अर्थव्यवस्था का रोल है कि नहीं। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ होता है, तो ये भी आयात निर्यात का एक विषय बनता है जो हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे हम लोग। फिर भारतीय वित्तीय प्रणाली, वित्तीय प्रणाली में ये मॉनेटरी सिस्टम में सारी चीजें आ जाएगी, मौद्रिक नीतियों में। राजकोषीय वित्त एवं व्यापार कर, ये बार बार प्रश्न करंट से पूछ रहा है। अभी एक प्रश्न हमने आपको यहाँ पर रखा हुआ है कि आप ये भी देख लीजिएगा, विदेशी क्षेत्र में भुगतान संतुलन, बीओपी से तो प्रश्न हमेशा बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हम आपको डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इससे तो मतलब ये आप बच ही नहीं सकते। ये मान के चलिए कि इस बार पीसीएस के प्री में 2-3 प्रश्न आ गया था, या यूं कह लीजिए लगभग 4 प्रश्न आया था। अब ये मान के चलिए कि इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, हर चीजों में इंक्लूड होना चाहिए, ताकि इससे जो गोल हैं, जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, वो क्या कहते हैं क्लियर हो सके आपके। ठीक है, तो ये हमारे पढ़ने का तरीका होगा। लगभग 13 टॉपिक होंगे, 13 के अलावा एक हमारा करंट का होगा, 14 हो सकता है, या फिर कोई टॉपिक ऐसा होगा मुझे लगेगा कि यहाँ से प्रश्न क्या कहते हैं आयोग बना सकता है। अगर आयोग वहां से प्रश्न बना सकता है तो हम जो है जरूर पढ़ाएंगे। हम 13 के बजाय 15 लेक्चर बढ़ा देंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं चीजों को। क्योंकि अभी भी कंडक्टेड एग्जाम कुछ होंगे, कुछ नए नए पेपर को हम उठाएंगे और देखेंगे, या हो सकता है मार्केट में कोई ऐसा घटना घट जाए, ऐसा कोई घटना घट जाए जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो वो चीजें हम आपको भी बताते रहेंगे। क्योंकि अर्थव्यवस्था ऐसी चीज है कि रोज घटनाएं घटती ही रहती हैं। अब अर्थव्यवस्था को पढ़ाने के लिए था कि इसका वर्गीकरण हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, स्वामित्व के नियंत्रण के आधार पर करते हैं, एक विकास के आधार पर करते हैं, एक वैश्विक संबंधों के आधार पर करते हैं। स्वामित्व का नियंत्रण मतलब अपने स्तर पर आ गया कि हम किन किन चीजों का उपभोग और उपयोग करते हैं, कैसे उन चीजों पर हम नियंत्रण करते हैं। और डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके अनुसार क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, हमने क्या बनाया, क्या किया, कैसे उस पर कमांड रखा, इसका अध्ययन करेंगे। और वैश्विक संबंध हमारे कैसे हैं, जो अन्य संस्थाएं हमारी साझा करते हैं अन्य देशों से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, वो कैसी हैं। ये तो सिर्फ बेसिकली आपको बताने के लिए कि स्वामित्व के नियंत्रण के आधार पर देखिए ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। पिछले साल के प्रश्न में आ गया था कि भारत कौन सी अर्थव्यवस्था में है, तो भारत जो है क्या कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसका है? अमेरिका का है और इंग्लैंड का है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसका है? चीन का है और क्यूबा का है। तो इसके साथ में जब हम इसको पढ़ाना शुरू करेंगे तो इसके साथ में हम इतिहास को ले आएंगे। इतिहास में हम आपको समाजवादी, पूंजीवादी और निश्चित अर्थव्यवस्था बताएंगे कि भारत किस तरफ क्यों बढ़ा। मतलब भारत कह सकते हो कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है। और ये क्या है, ये क्या है समझोगे तब भारत के क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था को आप समझोगे। इसलिए एक क्लास मुझे प्रॉपर आपको पूंजीवादी, समाजवादी पे देना पड़ेगा, तब आपका भारत का परिप्रेक्ष्य एकदम क्लियर होगा कि हम अन्य देशों से भिन्न क्यों है अर्थव्यवस्था के मामले में। हमारे यहाँ की इकोनॉमी और उनकी इकोनॉमी अंतर क्यों है? वहाँ डॉलर है, यहाँ रुपया क्यों है? वहाँ कोई और मुद्रा चलती है, येन चलती है, तो यहाँ रुपया चलता है, उसमें अंतर कैसे आ जाता है? इन चीजों का अध्ययन भी हम करेंगे। विकास के आधार पर ले लिया जाए तो विकास के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील है और अविकसित है। अविकसित का मतलब जो देश बहुत पीछे हैं, जहां पर डेवलपमेंट अभी बिल्कुल नहीं हुआ है, चल रहा है, शुरू हुआ है। जैसे अब विकासशील, विकासशील का मतलब प्रगति है, धीरे धीरे ये क्या कहते हैं विकसित की तरफ प्रगतिशील है, और ये अविकसित वाला जो है विकासशील की तरफ प्रगतिशील है। तो भारत को जो है विकासशील अर्थव्यवस्था में रखा गया है। विकसित अर्थव्यवस्था में अमेरिका, जापान या इसके साथ में अन्य कंट्री भी आते हैं, ठीक है। और ये बहुत छोटे कंट्रीज है, बुरुंडी, जाम्बिया, जो मतलब आप सुनोगे कि मतलब बड़े कंट्रीज नहीं है, G20 में नहीं आते हैं, G7 में नहीं आते हैं, किसी समिट में भाग नहीं लेते हैं, तो फिर वो अपने आप में क्या कहते हैं मतलब पिछड़े हुए हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था के तहत आते हैं। एक चीज और है, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है? हमारा मार्केट किसके लिए खुला हुआ है, हमारा मार्केट किसके लिए बंद है, हम कहाँ निवेश कर सकते हैं, कहाँ निवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे खुली अर्थव्यवस्था में सिंगापुर और हांगकांग आता है। लिखा है ना 1940 के पूर्वार्ध में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला फ्रांस जो है प्रथम देश था। मतलब क्या कहते हैं, और भी कई कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है कि भारत के साथ साथ, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण करेंगे तो प्राइमरी क्षेत्र आएगा, द्वितीयक क्षेत्र आएगा और तृतीयक क्षेत्र आएगा। यहां से भी प्रश्न जो है बहुत सारे हूबहू बन जाते हैं, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र को अगर ले लीजिए तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या कहते हैं, आ गया आपका जो है जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो यह क्षेत्र प्राथमिक होता है। मतलब जब प्राकृतिक संसाधनों का मतलब पेड़ पौधों को लगाकर, ठीक है, भंडारण करके संसाधनों का, ठीक है, दोहन कर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र होता है। उदाहरण जैसे कृषि, मैंने कहा ना पेड़ पौधों को लगाकर, गाय है, गाय से दूध दूहते हैं, डेयरी फार्मिंग का उपयोग करते हैं तो ये प्राथमिक स्तर का हो गया। मछली पालन हम करते हैं, प्राथमिक स्तर का हो गया। वन का उत्पादन करते हैं तो प्राइमरी में आता है। यह क्षेत्र किस एवं संबंध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्रीकल्चर किस क्षेत्र में आता है तो आप आंख बंद करके बोलिए कि एग्रीकल्चर प्राइमरी क्षेत्र में आता है। डेयरी उत्पादन किस में आता है? प्राइमरी क्षेत्र में। मछली पालन किस में आता है? प्राइमरी क्षेत्र में। वन लगाना किस में आता है? प्राइमरी क्षेत्र। तब द्वितीयक में क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र में वह गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीकों से भिन्न रूपों में बदला जाता है। मतलब विनिर्माण को औद्योगिक गतिविधियां भी इसी को कहते हैं। अब देखिए, अगर इंडस्ट्री उसी चीजों को उठा लीजिए, जैसे पौधों से कपास के रेशे लेकर उससे सूत काटना और फिर उसे बुनना। जैसे पहले हमने पौधा उगाया, कृषि किया, तो किसमें आ गया? प्राथमिक में आ गया। लेकिन पौधा उगाने के बाद उस पर मैंने कॉमर्शियल एक्टिविटी की, पौधों को उगाया, कपास के रेशे लेकर उससे सूत काटा, तो किसमें आ गया? ये द्वितीय क्षेत्र में आ गया। यह क्षेत्र क्रमिक रूप से विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ता गया है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। जैसे दूध हो गया, दूध का हमने लेके इंडस्ट्री लगा दिया। पहले तो हमने डेयरी खोला, वो ठीक था, डेयरी के बाद हमने पराग सेंटर्स खोल दिए, बड़े बड़े वो खोल दिए, तो वो क्या होगा? वो एक इंडस्ट्री हो गई, वो द्वितीय क्षेत्र में आने लगेगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र इक्वल टू जीडीपी। मैंने पहला लेक्चर आपको बताया ना कि धीरे धीरे हम वो भी पढ़ेंगे, इसलिए हमने मेंशन कर दिया सिर्फ आपके दिमाग को खोलने के लिए। देखो टर्सरी सेक्टर में क्या था? ये वह गतिविधियां स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, बल्कि वह उत्पादन प्रक्रिया में सहायता पहुंचाती हैं, मतलब खुद नहीं करती, जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में। अब इन चीजों के निर्माण से जो चीजें बन रही हो सकता है वो हो विनिर्मित उत्पादों की ट्रकों एवं ट्रेनों से ढुलाई करने की जरूरत होती है और उन्हें थोक या खुदरा दुकानों पर बेचा जाता है। मतलब तृतीय क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है। ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का उत्पादन करती हैं, अतएव इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो सेवा क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र आता है। ये सिर्फ अभी बस ऐसे बता के निकल जा रहे हैं, प्रश्न कराएंगे आपसे। जब आगे हम पढ़ाएंगे तो आपका दिमाग हम खोलते चलेंगे कि क्यों तृतीय क्षेत्र इसका नाम दिया गया, प्राथमिक क्यों आया, द्वितीय क्यों आया। जैसे अभी प्रश्न अभी हमने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, अब तो आप आंख बंद करके मार दोगे।
विस्तृत अर्थव्यवस्था। इसी में समाजवादी क्या है, पूंजीवादी क्या है, गांधीवादी क्या है, आप बगल में लिख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा हमने आपको पढ़ा दिया है। आगे बढ़ोगे 2000-2001 में भारत के आर्थिक विकास की दर क्या थी, इसको हमने ये पूछा है, इसलिए पूछा है कि भारत की दर जो है उत्तरोत्तर बढ़ सकती है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि 2023 और 24 में क्या थी, या 2022 और 23 में क्या थी। तो इस प्रश्न को हमने इसलिए आपके सामने रखा है कि ये करंट का प्रश्न है। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि करंट का प्रश्न जो है क्या कहते हैं, ये परिवर्तित हो सकता है और इसकी दर हमें एग्जाम में याद करके जाना है। ठीक है। अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। ठीक है। अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में, मतलब अभी आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधन के माध्यम से ही चीजें क्या कहते हैं बढ़ती चली गई। फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो एक कॉन्सेप्ट जनरेट कर लेंगे जब आप क्या कहते हैं, तो इस तरह के प्रश्न क्या कहते हैं आपके दिमाग में अपने आप तैयार होते चले जाएंगे। और आप बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जो किताबों में नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर ऐसे ही बना के पूछेगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक क्या कहते हैं समस्या आती ही रहेगी। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि क्लास कम लूं, लेकिन आपकी समस्याओं पे थोड़ा सा क्लास इसलिए लूं कि आपका दिमाग खुल जाए। जब आपका दिमाग खुल जाएगा फिर अपने आप आपसे प्रश्न सारे बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य तो खैर क्या कहते हैं कृषि निर्यात में संवर्धन हो गया, दलहन की खेती, तिलहन की खेती, खाद, ये सब नहीं है। ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि हमने क्या पूछा, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना, मतलब कई योजनाएं एग्रीकल्चर से संबंधित ऐसी हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर से संबंधित कई योजनाएं ऐसी हैं जिनका क्या उद्देश्य है उसे आपको देखना पड़ेगा। और कुछ योजनाएं हम आपको लेके आएंगे, क्लास में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि वहीं बताएं जो करंट चर्चाओं में हो और आपसे पूछा जा सके, या जो बहुत उपयोगी हो। जैसे मनरेगा से अगर हर बार प्रश्न आ रहा है मतलब मनरेगा उपयोगी है। मनरेगा में आज भी बजट जा रहा है पहले नंबर पर, तो क्यों जा रहा है, क्योंकि वो उपयोगी है। उपयोगी है तो क्यों है, कितने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, इन चीजों को हम आपको बताएंगे। ये प्रश्न एक बार 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 पूछा जा रहा है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक का जोत है किस में आता है, मध्यम में आता है, सीमांत में आता है कि लघु में आता है। अगर ये मध्यम में आता है या फिर सीमांत कृषक में आता है तो मध्यम में कौन आते हैं, बड़े किसान में कौन आता है। 1 हेक्टेयर से कम वाले को क्या बोलते हैं, देखिए 1 हेक्टेयर से ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं, या इससे ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं, या इससे कम वाले को क्या बोलते हैं। ठीक है। तो इन चीजों का मेंशन ऐसे हम एक माइंड मैप में आपको बता देंगे, बस आपको लिखाएंगे पढ़ाएंगे नहीं। और आप बस 1 मिनट में आप अपनी नजर दौड़ाओगे और ये जान जाओगे कि हाँ सर ने सिर्फ माइंड मैप बना दिया है। अब हमको क्लियर हो गया कि 1 से 2 हेक्टेयर, जिसके पास 1 हेक्टेयर है वो कौन है, जिसके पास 2 है वो कौन है, जिसके पास 1 से 2 से ज्यादा है वो कौन है। समझ गए आप। तो पढ़ने का तरीका जो असली है वो हम जनरेट करेंगे। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए अब अगर आपसे प्रश्न पूछा कृषि उत्पाद व्यापार या वाणिज्य पर बिल 2020 में, अब इस तरह के प्रश्न आपको खोजना पड़ेगा कि अगर ये प्रश्न पिछली बार आया हुआ है तो इस तरह के प्रश्न जो है क्या कहते हैं फिर आ सकते हैं। तो इस तरह की बिल जो है या फिर बिल या विधेयक जो भी होंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित, वो हमें भी एग्जाम में देख के जाने हैं। प्रश्न की टेंडेंसी क्या है आप ये देखिए कि हूबहू अब पहले की तरह सीधे प्रश्न नहीं आते। जैसे कि आसान सा प्रश्न है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। अब भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, उसके बाद भी कौन कौन सी घोषणाएं हुई, औद्योगिक नीति में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या सुधार आया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे, कभी कभी हम कुछ प्रश्न आपको डिस्कस करेंगे और उसी प्रश्न में एक पूरा कहानी यहीं पे बनाते चले जाएंगे। फ्रेमिंग के तौर पे पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे। आप हमारा पीपीटी लीजिएगा, उसी पे बैठ के बाद में नोट्स बनाइएगा और उसके अलावा आपको कोई अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं आपका पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा। तो उद्देश्य भी यही है कि व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड पे साइड में हम लिखते चलेंगे, उसी के अनुसार आप भी अपने कॉपी पेज में नोट करना। जब ये पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक पे, जो आपको इस वीडियो के बाद नीचे लिंक में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम लिंक से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ले लीजिएगा वहां से। लेने के बाद इसी पर नोट्स जनरेट कर लीजिएगा। अभी तो सिर्फ हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि एग्जामिनर प्रश्न पूछता कैसे। देखो, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। अब सदस्यों द्वारा किए जाते हैं तो किन सदस्यों द्वारा किए जाते हैं, कैसे कैसे सदस्य इसमें होते हैं, और इसके अलावा कौन कौन सा भंडार होता है, क्या कोई और संस्था होती है इस तरह की जो पूछ सकता है आपसे, तो उसका भी अध्ययन हम करेंगे। ठीक है। देखो इसमें मैंने सदस्य जो इससे संबंधित सदस्य होंगे वही इसका क्या कहते हैं स्थापना करते हैं। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। ठीक है।
वार्षिक आर्थिक समीक्षा आप सबको पता होगा कि वित्त मंत्रालय तैयार करता है, लेकिन वार्षिक आर्थिक समीक्षा बार बार हर साल आता है और वहां से मतलब काफी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। तो वहां से जो जो प्रश्न आते हैं, जिस तरह से जिस रूप में आते हैं, वो हम आपको बता देंगे। बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, इतना मोटा किताब है, लोग करंट के चक्कर में परेशान रहते हैं, लेकिन उनमें से भी छांट के चीजों को हम ले आएंगे कि जो बहुत उपयोगी है और परीक्षा में जो आने वाली है उन चीजों का अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, आगे जाइए। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट, अब इसका बताने का तात्पर्य क्या है, 2020-21 में निम्नलिखित में से किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है। अभी थोड़ी देर आपको हमने पहले बताया कि इन सबको देखना पड़ेगा कि मध्याह्न भोजन योजना, मनरेगा, आयुष्मान राष्ट्रीय गंगा सफाई योजना या इसके अलावा जो भी योजनाएं हैं उसको देखना पड़ेगा और उसका ऑर्डर क्रम तैयार करके जाना पड़ेगा कि बजट कहाँ पे ज्यादा हो गया, इस बार कहाँ कम हो गया। और 7-8 चीजें ऐसे बता देंगे जो आप पिछली बार से कंपेयर कर लोगे। और बताने का तरीका कुछ यूं होगा, जैसे ये चीजें हैं तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे ABCD, इस तरह से लिख लेंगे और यहाँ लिख देंगे 2022-23 और यहाँ लिखेंगे 2023-24, फिर ABC और D। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर यहाँ मनरेगा आ रहा है तो हो सकता है मनरेगा यहाँ आ जाए, मनरेगा के आगे क्या आ जाए, ये हमें देखना रहेगा। और इसी में हम स्पेस दे के लिख देंगे, बजट लिख देंगे, आवंटन बजट 55,000 करोड़ था या 56,000 करोड़ था या कितना करोड़ था, वो साइड में लिखते चलेंगे। इससे क्या होगा कि इस प्रश्न के साथ में आपका एक उत्तर अच्छा सा तैयार हो जाएगा। ये सब ऐसे प्रश्न है मित्रों जो एग्जाम में आए ही आए हैं और आएंगे भी आएंगे, और बस आने का पैटर्न और आने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? ठीक है, तो कुछ नाम ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ काम किया हुआ है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए कुछ परिवर्तन किया है, कुछ वर्ड्स लाए हैं, कुछ टर्मोलॉजी लाई है, तो ये भी आपको क्या कहते हैं देखने और पढ़ने पड़ेंगे। और कुछ टर्मोलॉजी हम आपको एक साथ बता देंगे, जैसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। अब सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में, लेकिन कानपुर में क्या किसी का मुख्यालय है कि नहीं, गाजियाबाद में किसी का मुख्यालय है कि नहीं है, इन चीजों का भी अध्ययन हमको करना पड़ेगा। और कुछ चीजों का तो बेहद तरीके से करना पड़ेगा कि जैसे मुख्यालय तो मतलब 10-15 ऐसे हैं जो आपको तैयार करने पड़ेंगे। और इसी प्रश्न के साथ साथ जैसे मैंने सिडबी का बताया तो आपको ईडा का और भी जो चीजें होंगी सब ऐसे बताते चलेंगे कि आरबीआई का कहाँ है और चीजों का कहाँ है, तो इसी के साथ बगल में आपका एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा। भारत में सिक्के जारी करने का अधिकृत कौन है? सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है, लेकिन उसमें भी बाउंड 1 रुपए से अधिक कौन जारी करता है, 1 रुपए से कम के सिक्के कौन जारी करता है, ये भी आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। ये तो परिभाषा है कि अर्थशास्त्र या सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण का अध्ययन किया जाता है। पीपीटी में क्लास रही होगी, ऐड हो गया होगा। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। हमने क्या कहा, आप किसी भी विषय को पढ़िए या किसी भी विषय को पढ़ने बैठिए तो पहले अपने आप को स्वयं को लीजिए और उस सब्जेक्ट का इम्पैक्ट देखिए आप अपने ऊपर। कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस में क्या कहते हैं, संविधान क्यों पढ़ रहे हो, संविधान का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो संविधान का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लीजिए एक खेल हो गया, मैच हो गया, मैच में क्या कहते हैं कई तरह के खिलाड़ी होते हैं, 2 अलग अलग टीमें होती हैं तब मैच होता है। लेकिन मैच में क्या कहते हैं एक निर्णायक भूमिका का रेफरी भी होता है, समझिए ध्यान से, रेफरी भी होता है। तो क्या कहते हैं रेफरी अगर ना हो तो फिर लोग बेईमानी करेंगे, एक दूसरे को क्या कहते हैं रन ज्यादा ले लेंगे, आउट होंगे तो कहेंगे मैं आउट नहीं हूं, या जो भी खेल के नियम होते हैं उसमें क्या कहते हैं अलग हो जाएंगे, मतलब नियम के विरुद्ध काम करना शुरू करें। लेकिन रेफरी जो है वो सही चीजों का डिसीजन लेता है, दोनों लोग उस पर सहमत होते हैं कि हाँ रेफरी जो कहेगा मैं वही करूंगा। उसी तरह जो है मैं हो गया, मेरे ऊपर क्या कहते हैं अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़े मेरे ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट नियम विनियमन बनाता है कि आप ये करिए, ये लाइन क्रॉस करोगे तो आउट हो जाओगे, ये लाइन क्रॉस करोगे तो आउट नहीं होगी, इसको करोगे तो आपको ये सजा होगी, तब आप बाहर हो जाओगे। तो उसी तरह कहीं ना कहीं मानव केंद्र बिंदु अर्थव्यवस्था का भी है, मानव पर्यावरण का भी है और मानव भूगोल का भी है, मानव जीव विज्ञान का भी है, मानव हर विषय का है। तो इसी में ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन और उसकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है कि आपने कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया, कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का संकेत,
लाई रॉबिन्स, ये प्रश्न आया हुआ इसलिए मैंने डलवाया इसको, लाई रॉबिन्स की परिभाषा से मिलता है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उसको पूरा करने के संसाधन सीमित हैं, जिसे दुर्लभता का सिद्धांत कहा जाता है। ये पूछा भी गया है दुर्लभता का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको यहाँ से दो प्रश्न मिल गए, एक ये लाई रॉबिन्स का नाम मिल गया और क्या कहते हैं एक और प्रश्न इससे बन के मिल गए। अब ये चीजें भी प्रश्न में पूछता है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र उन्होंने कहा है धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है, अर्थशास्त्र ये आपको बता दिया अभी तुरंत, और अर्थशास्त्र समृद्धि का विज्ञान है, ये पॉल सैमुएल्सन ने कहा है। तो ये चीजें हम आपको इसलिए लेके आए हैं कि आपको कोई समस्या ना हो और आप चीजों को अच्छे से तैयार कर जाएं। और अर्थव्यवस्था पढ़ाने का हमारा क्या तरीका होगा, हम आपको किस तरह पढ़ाएंगे, और हमारा प्रयास भी मतलब यही होगा कि आप अर्थव्यवस्था को मतलब इंटरेस्ट के रूप में पढ़ें, कि आपके दैनिक जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उससे पढ़ें, और हम उसी से रिलेट करके आपको हर विषय पढ़ाएंगे कि आप रटिए मत किताबों को, आप क्या कहते हैं एक ही किताब रखिए अपने पास और वहीं बार बार पढ़िए, और कोशिश करिए कि मैं अगर पढ़ाऊंगा उसके बाद पढ़िए, और मेरी जब क्लासें होंगी उस चैप्टर को मेरे साथ भी रिवीजन करिए। आप घर पे बेशक 4-6 घंटे 8-10 घंटे पढ़िए रहिए, लेकिन मेरे क्लास के साथ एक बार पढ़ के आप देखिए कि मेरी क्लास और आपके स्वयं में पढ़ने में क्या अंतर आता है, कोई बदलाव आता है कि नहीं। आज मैंने पर्यावरण का लेक्चर अगर कर लिया था तो आप पर्यावरण की मेरे लेक्चर सुनिए कि हम पर्यावरण का अध्ययन क्यों करते हैं, और देखिए आप जाके कि उसके बाद आपके दिमाग में कोई परिवर्तन आया, पढ़ने की टेंडेंसी में कोई परिवर्तन आता है कि नहीं। उन चीजों को करने के बाद फिर आप हमें बताइएगा कि कैसे कैसे परिवर्तन आए हैं, फिर जो समस्याएं आती हैं आप वो हमसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब आगे थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ेंगे तो क्या कहते हैं बहुत सारे चैप्टर्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। जब वो कनेक्ट होंगे एक दूसरे से तो हम वो कनेक्टिविटी भी आपको बताएंगे कि जैसे अर्थव्यवस्था का संबंध क्या कहते हैं, क्या किसी और विषय से है कि नहीं, और विषय से है तो कैसे है। जैसे संस्थाएं हैं, संस्थाएं पर्यावरण की भी हो गई, पॉलिटिकल साइंस की भी हो गई, इकोनॉमी की भी हो गई, तो वो इंटरलिंक एक दूसरे में है। कोई सम्मेलन कोई बैठक होती है तो वहाँ सारे मुद्दे एक साथ रखे जाते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ रहे, हमारा आयात निर्यात भी ठीक चले, हमारा एनवायरनमेंट भी ठीक रहे, और हमारे यहाँ की क्या सुरक्षा भी अच्छी रहे। तो इसको मैं एक जगह से लिंक करने का प्रयास करूंगा। जब मानव को केंद्र बिंदु में ले आऊं तो मानव से संबंधित सारी समस्याएं हैं, और मनुष्य ही परीक्षा देने जा रहा है, आप और हम ही परीक्षा एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, और हम ही आपको फिर आगे चल के नया करना है, डिसाइड करना है, और इसके समझेंगे तभी तो हम मनुष्य के बारे में सोच सकेंगे। मनुष्य दैनिक जीवन में क्या करता है, पेड़ भी काटता है, खाना भी खाता है, सामान भी खरीदता है, बैंक से पैसे भी निकालता है, सब कुछ करता है, पर्यावरण को क्षति भी पहुंचाता है, सारे काम करता है। तो मनुष्य के दैनिक क्रिया से उपजी हुई रिलेटेड चीजें ये हैं, और हम ही आपको पढ़ना पड़ रहा है। हमें आपको जो चीजें पढ़नी पड़ रही हैं उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम फिर उसको अपडेट करने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम साला ऐसा क्या हो गया कि जो निकलता ही नहीं, निकलेगा क्यों नहीं। जब अच्छे से तैयारी करेंगे और चीजों को इंटरलिंक करते चलेंगे तो एग्जाम भी निकलेगा। और मुझे लग रहा है पीसीएस आजकल 20 से 25 प्रश्न ऐसे ही बना रहा है कि जो आपके थॉट बेसिस पे हैं, दिमाग के बेसिस पे हैं, कि आप कितना सोचते हो और सोच के क्या उन प्रश्नों को आप कर पाते हो कि नहीं। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़िए, और हम आपको लगातार क्या कहते हैं क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, अन्य टीचरों के माध्यम से भी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, और जो भी पीडीएफ की डिमांड आपकी रहती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ले लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जुड़ जाइए। और हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप वहाँ से टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे अच्छा क्या है आप हमारे साथ में कि हम जो टेस्ट लेके आए हैं आपके लिए, जो हम टेस्ट लेके आए हैं वहां पे 140 प्रश्न हैं, लेकिन इस 140 प्रश्न का डिस्कशन लगभग 1 घंटे का होगा, और हमारा उद्देश्य ये होगा कि जो एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं उससे हम 10 चीजों का अध्ययन करें एक साथ। तो इसीलिए हमने टेस्ट का फी नहीं रखा, वीडियो क्लास का यूं कह लीजिए, आप समझ लीजिए बहुत कम है, 599 के समथिंग है। आपके 20 टेस्ट सीरीज है, उसके साथ में फ्री क्लासेज है, उसके साथ में भी हम आपको करंट अफेयर्स की क्लास भी फ्री में दे रहे हैं। तो आप ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका दिमाग खुलेगा। और हमारा जो ये 140 प्रश्न है जिससे हम 1400 प्रश्न बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी से 14 दूना 28 हो जा रहा है, मतलब 2800 प्रश्न क्या कहते हैं आपको हम जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से देंगे। बाकी हमारी क्लासेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट चली रही है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, उसका आप इंजॉय करिए। धन्यवाद।